गरीब औरत की मछली करी। एक छोटे से समुद्री गांव में सीता नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। उसका पति रामू 32 साल का रोज समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ता था। उनका छोटा सा घर था, फूटा हुआ छप्पर और बहुत कम सामान। लेकिन एक चीज थी जो पूरे गांव में मशहूर थी, सीता की बनाई हुई मछली करी। जब भी सीता मछली पकाती, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। लोग कहते थे, सीता की मछली करी में कुछ तो जादू है। लेकिन उसी गांव में कुछ अमीर लोग भी रहते थे। वे हमेशा गरीबों को नीचा दिखाते थे। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव रखा गया। अमीर लोगों ने फैसला किया कि सबसे स्वादिष्ट मछली करी बनाने की प्रतियोगिता होगी। उन्होंने शहर से बड़े बड़े शेफ बुलाए। महंगे मसाले, चमकदार बर्तन और दिखावे की कोई कमी नहीं थी। जब यहाँ खबर सीता तक पहुंची तो रामू ने कहा, सीता, हम गरीब लोग हैं। वहां अमीरों के बीच जाने से क्या फायदा? सीता मुस्कुराई और बोली, खाना अमीरी से नहीं, दिल से स्वादिष्ट बनता है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। अमीर शेफों ने बड़ी बड़ी डिशें बनाईं। कोई विदेशी मसाले डाल रहा था, कोई खास सॉस। और तभी सीता अपने पुराने मिट्टी के बर्तन में साधारण सी मछली करी लेकर पहुंची। अमीर लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, ये भी प्रतियोगिता में आई है। इसके पास तो ढंग का बर्तन भी नहीं है। लेकिन जब जजों ने सीता की मछली करी चखी, सब चुप हो गए। एक जज बोला, इतना गहरा स्वाद, इतनी सादगी, ये करी दिल को छू रही है। कुछ ही देर में परिणाम आया। पहला इनाम सीता की मछली करी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जो अमीर लोग पहले हंस रहे थे, वही अब शर्म से सिर झुका रहे थे। सीता ने इनाम लेते हुए बस इतना कहा, स्वाद मसालों में नहीं, मेहनत और सच्चे दिल में होता है। उस दिन गांव के अमीरों को समझ आ गया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, घमंड इंसान को छोटा बना देता है। रामू पकौड़े वाले की सफलता। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे अक्सर एक लड़का बैठा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू की उम्र 26 साल थी, लेकिन पूरे गांव में उसकी एक ही पहचान थी, निकम्मा। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर हंसते थे। अरे देखो देखो, रामू फिर पेड़ के नीचे बैठा है। इससे कुछ काम नहीं होगा, पूरा दिन ऐसे ही गुजार देता है। रामू चुपचाप सब सुनता, लेकिन कुछ बोलता नहीं। घर में भी हालत अलग नहीं थी। रामू, कब तक यूं ही बैठे रहोगे? 26 साल का हो गया है, लेकिन 1 रुपया भी नहीं कमाता। रामू का दिल टूट जाता और वो फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता। लेकिन कभी-कभी जिंदगी अचानक बदल जाती है। एक दिन गांव के रास्ते से एक महंगी कार गुजर रही थी। अचानक धड़ाम, कार खराब हो गई। ड्राइवर कार ठीक करने लगा। कार में बैठे अमीर आदमी ने इधर-उधर देखा और उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे रामू पर पड़ी। अरे भाई, इधर आओ। रामू धीरे-धीरे उनके पास आया। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या यहाँ आसपास खाने को कुछ मिल सकता है? रामू ने थोड़ा सोचा। उसे याद आया, शामू चाचा के पकौड़े। साहब, यहाँ शामू चाचा के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े मिलते हैं। मैं अभी लेकर आता हूँ। रामू दौड़ता हुआ शामू चाचा के घर पहुंचा। शामू चाचा, जल्दी पकौड़े दीजिए, एक बड़े साहब को चाहिए। शामू चाचा ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। रामू उन्हें लेकर तुरंत कार के पास पहुंचा। अमीर आदमी ने एक पकौड़ा खाया और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए। उन्होंने जेब से 500 रुपए निकाले। ये लो, तुम्हारे लिए। रामू हैरान रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार खुशी की चमक आई। उसी समय रामू के मन में एक विचार आया। वो तुरंत शामू चाचा के पास वापस गया। शामू चाचा,
अगर हम मिलकर एक बड़ा पकौड़ा स्टॉल लगाएं तो? लेकिन कैसे? मैं मदद करूंगा। हम इसे साफ सुथरा बनाएंगे, बड़ा बोर्ड लगाएंगे, शामू रामू पकौड़ा हब। शामू चाचा को ये विचार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों में गांव के बीचों बीच एक साफ सुथरा पकौड़ा स्टॉल बन गया। बड़ा सा बोर्ड लगा था, शामू रामू पकौड़ा हब। धीरे धीरे गांव के लोग वहां आने लगे। अरे ये पकौड़े तो कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े पूरे इलाके में नहीं मिलते। कुछ ही दिनों में स्टॉल पर भीड़ लगने लगी। रामू और शामू चाचा दिन रात मेहनत करने लगे और देखते ही देखते उनके पास अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन रामू के माता पिता रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्टॉल के सामने बहुत भीड़ है। अरे जानते हो, ये स्टॉल रामू का है। हाँ, रामू और शामू चाचा ने मिलकर शुरू किया है। रामू के माता पिता हैरान रह गए। वे तुरंत स्टॉल के पास पहुंचे और सामने अपने बेटे को काम करते देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रामू बेटा, रामू मुड़ा और अपने माता पिता को देखकर भावुक हो गया। माँ, पिताजी, अब मैं बेकार नहीं हूँ। माता पिता ने रामू को गले लगा लिया। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। रामू और शामू चाचा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कहानी की सीख, कभी भी किसी को बेकार समझकर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सही मौका और मेहनत जिंदगी बदल सकती है। जादुई बांस का ऑटो। एक छोटे से गांव में रहता था 40 साल का रामू। सादा जीवन, सादा कपड़े और रोज की एक ही जंग, उसका पुराना टूटा फूटा ऑटो। कभी स्टार्ट नहीं, कभी बीच रास्ते बंद, कभी धुआं ही धुआं। चौपाल पर रोज मजाक उड़ता। शामू हंसते हुए बोला, अरे रामू, तेरे ऑटो में बैठो तो घर पहुंचने से पहले भगवान मिल जाएं। इसे चलाना नहीं, धक्का देना कहते हैं। रामू बस मुस्कुराता, लेकिन उस मुस्कान के पीछे थकान थी। उस रात आसमान के नीचे बैठा रामू बुदबुदाया, बाबूजी कहते थे, बांस तूफान में झुकता है, टूटता नहीं। पर मैं तो हर दिन टूट रहा हूँ। उसी वक्त उसकी नजर पास के बांस के जंगल पर पड़ी। उसे याद आया, बचपन में वो बांस से खिलौने बनाता था और उसके पिता गांव के सबसे अच्छे कारीगर थे। अचानक उसके भीतर कुछ जागा। अगर मेरा ऑटो बार बार धोखा देता है, तो क्यों ना मैं अपना खुद का ऑटो बनाऊं? गांव वाले देखने लगे। अब ये क्या कर रहा है? बांस से ऑटो बनाएगा? हवा चली तो उड़ जाएगा। शामू बोला। रामू पागल हो गया है क्या? रामू ने पहली बार सिर उठाकर कहा, पागल वो नहीं जो नया सोचता है, पागल वो है जो हर बार टूटकर भी वही रास्ता चलता है। दिन बीते, पसीना बहा, हाथ छिल गए। उसने अपने पुराने ऑटो का छोटा इंजन निकाला, अंदर एक हल्का लोहे का ढांचा बनाया और ऊपर से पूरा शरीर बांस का तैयार किया। छत, साइड, सीट सब बांस, मजबूत, हल्का, लचीला। और आखिरकार गांव के बीचों बीच खड़ा था एक अनोखा बांस का ऑटो। पहले दिन जब वो उसे लेकर निकला, पूरा गांव रुक गया। ये सच में चलेगा? कहीं टूट ना जाए। एक बूढ़ी अम्मा बोली, रामू बेटा, तेरे हाथों में मेहनत है, मैं बैठती हूँ। ऑटो धीरे धीरे चला, ना ज्यादा आवाज ना झटके। अम्मा मुस्कुराईं। अरे ये तो रेशम की तरह चल रहा है। धीरे धीरे लोग भरोसा करने लगे। फिर आया वो दिन, तेज बारिश, कीचड़ से भरी सड़कें, सारे भारी ऑटो फंस गए। शामू चिल्लाया, अरे कोई निकालो, पहिए धंस गए। तभी दूर से बांस का ऑटो आता दिखा। हल्का होने की वजह से उसका ऑटो कीचड़ में नहीं धंसा। बांस की लचक झटके सोख लेती थी और इंजन पर कम दबाव था। वो आराम से आगे बढ़ गया। शामू सिर झुकाकर बोला, रामू, ये जादू कैसे किया? रामू ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। जादू ऑटो में नहीं है, जादू उस सीख में है जो बाबूजी दे गए थे। बांस की तरह बनो, झुको लेकिन टूटो मत, और जब रास्ता साथ ना दे तो अपना रास्ता खुद बना लो।
उस दिन के बाद रामू सिर्फ एक ऑटो चालक नहीं रहा, वो गांव का उदाहरण बन गया। लोग समझ गए, समस्या बार बार आए तो शिकायत मत करो, सीख लो, ढल जाओ और नया रास्ता बनाओ। सीख, जिंदगी की असली ताकत लोहे जैसी कठोर होने में नहीं, बांस की तरह लचीला होने में है, क्योंकि जो झुकना सीखता है वही आगे बढ़ना भी सीखता है। मटन बिरयानी वाले की सफलता। गांव के बाहर एक धूल भरी सड़क के किनारे एक छोटी सी बिरयानी की दुकान लगती थी। दुकान के पीछे खड़ा रहता था 40 साल का रामू। सुबह 4 बजे उठना, मटन लाना, मसाले पीसना और लकड़ी के चूल्हे पर घंटों खड़े रहना। लेकिन मेहनत के बदले अक्सर खाली कुर्सियां मिलती थी। गांव के लोग ताने देते, ठेले से कौन बिरयानी खाता है, इतनी मेहनत किस काम की। रामू कुछ नहीं कहता, बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपना काम करता रहता। रात को घर में पत्नी सीता सिक्के गिनती थी और हर बार वही सवाल, इससे घर कैसे चलेगा? 12 साल का राजू सब चुपचाप सुनता। एक दिन उसने कहा, बाबा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आपके साथ दुकान पर काम करूंगा। रामू का दिल कांप गया। उसने राजू को गले लगाया और बोला, नहीं बेटा, तेरा सपना मेरी जिम्मेदारी है। उस रात रामू सो नहीं पाया और अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। अगर मेरे पास बड़ा होटल नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बिरयानी सबसे दिल से बनेगी। अब हर दाने में ईमानदारी थी, हर मसाले में प्यार था। गरीब ग्राहक कम पैसे देते तो रामू कहता, कोई बात नहीं, आज पेट भर के खा लो। धीरे धीरे गांव में खुशबू फैलने लगी। फिर एक दिन शहर से कुछ लोग आए, उन्होंने बिरयानी खाई और चुप हो गए। फिर बोले, ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं चखा। उन्होंने वीडियो बनाया और वो वीडियो पूरे शहर में फैल गया। अब रोज लाइन लगती थी, ठेले के आगे उम्मीद खड़ी रहती थी। कुछ महीनों बाद वही ठेला एक पक्की दुकान बन गया। राजू अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। सीता की आंखों में अब चिंता नहीं, सुकून था। एक दिन किसी ने रामू से पूछा, इतनी सफलता का राज क्या है? रामू मुस्कुराया और बोला, छोटा काम कभी छोटा नहीं होता अगर उसे बड़े दिल से किया जाए। मेहनत, ईमानदारी और सब्र, ये 3 चीजें किस्मत बदलने के लिए काफी होती हैं। बांस का स्वाद और इंसानों की सीख। उत्तर पूर्व भारत के एक छोटे से गांव हरिया पानी में लोगों का जीवन प्रकृति के साथ घुला मिला था। हरे भरे जंगल, साफ नदी और सबसे खास बांस के घने झुरमुट जो इस गांव की पहचान थे। गांव वाले बांस का इस्तेमाल घर बनाने, टोकरी बुनने, संगीत के वाद्य बनाने। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का आनंद, जिज्ञासु, शरारती और खाने का बेहद शौकीन। उसकी दादी लक्ष्मी दादी गांव की सबसे अच्छी रसोइयों में से एक थीं। उनके हाथों में ऐसा जादू था कि साधारण से बांस को भी वो स्वादिष्ट व्यंजन में बदल देती थीं। बांस की कढ़ी, बांस का अचार, बांस की खिचड़ी और क्या नहीं। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। लगातार बारिश की वजह से खेती चौपट हो गई, सब्जियां सड़ गईं और खाने के लिए बहुत कम सामान बचा। गांव वाले चिंतित हो उठे कि अब भोजन कहां से आएगा। लक्ष्मी दादी ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, भाइयों बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है। जंगल में पुराना साथी खड़ा है, बांस। ये सिर्फ घर बनाने में नहीं, पेट भरने में भी काम आता है। गांव वाले हक्का बक्का रह गए। किसी ने कहा, अरे दादी, बांस भी खाना होता है क्या? दादी मुस्कुराईं, हाँ बच्चे, बांस के कोमल अंकुर दुनिया के सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक हैं। बस सही तरह से पकाना आना चाहिए। अगले ही दिन दादी आनंद को लेकर जंगल में गईं। बारिश के बाद की मिट्टी में कोमल बांस के अंकुर आधे बाहर झांक रहे थे। दादी बोली, आनंद देख, ये छोटे छोटे अंकुर, इन्हीं से गांव का संकट दूर होगा। आनंद ने उत्सुकता से देखा, दादी, इनका स्वाद कैसा होता है? पहले चक्कर तो देख, दादी ने मुस्कुराकर कहा। घर लौटकर दादी ने पूरा गांव बुलाया और एक बड़ा सा चूल्हा जलाया। बांस के कोमल हिस्सों की सफाई की गई, मसाले तैयार हुए और धीरे धीरे एक सुगंध फैलने लगी जिसे गांव ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ी मिट्टी की खुशबू, थोड़ी धुएं की और बांस की एक अलग ही महक। जब खाना तैयार हुआ, गांव वाले कतार में खड़े हो गए। पहला कौड़ लेते ही सबकी आंखें चमक उठीं। ये तो कमाल का स्वाद है। सच में इतना हल्का, इतना पौष्टिक
पेट भी नहीं भारी लग रहा। प्रकृति हमेशा हमें भोजन देती है, बस हमें उसे पहचानना और सम्मान करना आना चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद जब बारिश रुकी और खेती फिर से संभलने लगी, आनंद को एक बात खटकने लगी। वो देख रहा था कि कई बच्चे खेलते खेलते छोटे बांस के पौधों को तोड़ देते थे। वो दौड़कर उनके पास गया और बोला, अरे इन्हें मत तोड़ो, ये सिर्फ खाना नहीं, हमारी रक्षा भी करते हैं। बाढ़ और तूफान में ये मिट्टी को बहने से बचाते हैं। बच्चों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, उतना ही लो जितना जरूरी हो, और जितना लो उतना ही वापस लगाओ। बच्चों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसी शाम पूरे गांव ने मिलकर एक बांस लगाओ अभियान शुरू किया। हर परिवार ने अपने घर के पास छोटे बांस लगाए। कुछ ही हफ्तों में गांव फिर से हरियाली से भर गया। लक्ष्मी दादी ने आनंद को देखकर कहा, देखा बेटा, भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, अगर समझदारी से इस्तेमाल हो तो आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षा देता है। आनंद गर्व से बोला, दादी अब मैं समझ गया, बांस सिर्फ जंगल का पौधा नहीं, हमारा साथी है। गांव वालों ने उस दिन से बांस को सिर्फ एक साधारण चीज नहीं बल्कि प्रकृति के उपहार के रूप में सम्मान देना शुरू किया, और हरिया पानी गांव एक मिसाल बन गया। ऐसा गांव जहां भोजन और प्रकृति एक साथ जीना सिखाते थे। लालची जलेबी वाला। एक छोटे से कस्बे में गोपाल नाम का एक जलेबी वाला रहता था। उसकी जलेबियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। खस्ता, गरम गरम और इतनी मीठी कि लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। लेकिन गोपाल की एक बुरी आदत थी, वो बहुत लालची था। गोपाल हमेशा ग्राहकों को कम जलेबी तौलता, पैसे ज्यादा लेता और कहता, अरे भाई मेरी जलेबी इतनी खास है, थोड़ा ज्यादा दाम तो बनता ही है। गांव वाले मन ही मन नाराज होते, पर जलेबी के चक्कर में कुछ कह नहीं पाते। एक दिन एक बूढ़ी दादी उसकी दुकान पर आई। दादी ने कहा, बेटा मुझे बस 2 ही जलेबी दे दो। लेकिन गोपाल ने सोचा, इतनी बूढ़ी दादी क्या समझेंगी, इन्हें कम जलेबी दूंगा और पैसे ज्यादा ले लूंगा। जैसे ही दादी ने जलेबी खाई, वो मुस्कुराई और बोली, गोपाल बेटा, लालच बुरा होता है, याद रखना, जो देता है वही वापस मिलता है। गोपाल हंस दिया, अरे दादी ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। उस रात गोपाल दुकान बंद करके सोने गया। अचानक धप हलचल हुई। देखता क्या है, उसकी बड़ी कड़ाही से जलेबियां खुद ब खुद बाहर कूदने लगी। वे घूम घूम कर चिल्लाने लगी, लालची गोपाल, लालची गोपाल। गोपाल डरकर इधर उधर भागने लगा। जलेबियां उसे पकड़कर जलेबी का गोल गोल घेरा बनाने लगी। थोड़ी देर बाद दुकान में वही दादी प्रकट हुई। वे मुस्कुरा रही थीं। अब उनका चेहरा चमक रहा था। गोपाल समझ गया, ये कोई साधारण दादी नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का रूप थीं। दादी बोली, गोपाल तुम्हारी मेहनत अच्छी है, लेकिन लालच से तुम्हारा नाम बिगड़ रहा है। अगर लोगों को खुशी से खिलाओगे, ईमानदारी से कमाओगे, तो असली मिठास तुम्हारी जिंदगी में आएगी। गोपाल रोते रोते बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। अगली सुबह गोपाल ने अपनी दुकान की तख्ती बदल दी। ईमानदार जलेबी, दिल से मीठी। अब वो पूरे दिल से जलेबी बनाता, ठीक से तौलता और मुस्कुरा कर देता। लोग उसकी ईमानदारी से इतना खुश हुए कि कुछ ही दिनों में गोपाल की दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। कहानी का संदेश, लालच से मिठास नहीं, मुसीबत मिलती है। ईमानदारी से कमाया हुआ हर निवाला सबसे मीठा होता है।